चलिए जी, अब प्रोमिसरी नोट की हम बात करते हैं। तो प्रो नोट का हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ अगर डिफरेंशियल पॉइंट्स के साथ लेकर चलूं तो आपके लिए समझना आसान होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में हमने कहा था कि इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर, और इसके बारे में हम कहेंगे कि इट इज एन प्रॉमिस। दिस इज नॉट ऑर्डर, ये एक अंडरटेकिंग है, ये एक प्रॉमिस है। अंडरटेकिंग भी प्रॉमिस को ही कहा जाता है, ये एक प्रॉमिस है। दूसरी बात, अब बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर क्रेडिटर ने बिल ड्रॉ किया था और डेटर्स ने बिल एक्सेप्ट किया था, लेकिन प्रो नोट के अंदर क्या होता है कि बिल जो बनाया जाता है, प्रोमिसरी नोट जो होता है, वो बाय द डेटर बनाया जाता है। वो प्रॉमिस करता है कि मैं आपको पे करूँ, ठीक हो गया। और किसके साथ प्रॉमिस कर रहा होता है? क्रेडिटर के साथ प्रॉमिस कर रहा होता है कि वो उसको रिसीव करेगा, ठीक है। ये दो मेजर डिफरेंस आपके साथ यहाँ पे हाईलाइट कर दिए। उसके बाद आगे चलते हैं। प्रो नोट का प्रॉमिस हो गया, अंडरटेकिंग की बात हो गई। अगेन वही बात, इसमें एक सर्टेन पर्सन का नाम मेंशन होगा, सर्टेन अमाउंट मेंशन होगी, अनकंडीशनल होगा, एक सर्टेन अमाउंट होगी, स्पेसिफिक पर्सन का नाम मेंशन कर दिया जाएगा और साइन कर दिया जाएगा किसकी तरफ से? बाय द सिग्नेचर। किसकी तरफ से होते हैं? जो प्रो नोट बना के भेजा होता है वो सिग्नेचर। अब ये जब बिल प्रो नोट हो गया, प्रॉमिस बन गया, और ये प्रॉमिस किसके पास आया? क्रेडिटर के पास आ गया। और क्रेडिटर अब क्या करता है कि उस प्रो नोट को अपने पास संभाल के रखता है टिल द ड्यू डेट, और उसके लिए वो प्रो नोट क्या होता है? एक एसेट के तौर पे होता है। प्रोमिसरी नोट उसके लिए क्या है? एक एसेट के तौर पे होता है, और उस एसेट को टिल डेट वो अपने पास क्या रखता है? संभाल के रखता है। और जब उसकी डेट आती है तो फिर उसको प्रेजेंट किया जाता है और उसके ऊपर काम किया जाता है। लेकिन इसके अंदर हमारे पास प्रो नोट में याद रखिएगा कि कोई ग्रेस डेज की डिस्कशन हमारी इसके अंदर नहीं होती किसी भी किस्म की। तो ऑलमोस्ट हमारे पास यही चीजें इसमें मेन डिस्कशन पॉइंट जो है वो सारा का सारा सिर्फ यही है। बाकी ऑलमोस्ट सारी वर्किंग हुई, लेकिन इसमें ना तो आगे वो है डिस्काउंटिंग का कोई फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होता है, ना इसको बैंक को भेजा जाता है करेक्शन पर्पस के लिए भेजा जाता है। यानी कि इसके अंदर बाकी वो तमाम फीचर बिल ऑफ एक्सचेंज वाले नहीं है, बट एक सिंपल सी रूटीन वर्किंग होती है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ से ये भी काफी हद तक ऑब्सोलेट हो चुका है, प्रैक्टिकली आपको लाइफ में ये भी अब नहीं मिलता। अब तीसरी बात जो हमने इसमें करनी होती है वो हमारी डिस्कशन चेक की होती है। सबसे पहला हमने बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर बात की थी, उसके बाद नंबर 2 हमारी प्रो नोट के ऊपर बात हो गई। प्रो नोट का मतलब है प्रोमिसरी नोट। और नंबर 3 अगर हम चेक की बात करते हैं तो चेक भी क्या है? ये भी एक ऑर्डर है, ठीक है जी। अब किसकी तरफ से? अकाउंट होल्डर की तरफ से ऑर्डर है। किसको? बैंक को, कि आप पे करेंगे कितने पैसे जितने चेक के ऊपर मेंशन होते हैं, किसको पे करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है किसको पे करेंगे। अब चेक के ऊपर दो टाइप्स होती हैं। चेक को इस पॉइंट ऑफ व्यू से, पेमेंट के रिसीविंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि चेक का अगर आपने फॉर्मेट देखा हो तो चेक के फॉर्मेट में जहां पर हमने अमाउंट लिखनी होती है उसके ऊपर एक अमाउंट होती है, एक कॉलम होता है, एक लाइन होती है पे के नाम से, उसमें वर्ड लिखा होता है पे। कि अब वो पे किसको करना है हम लोग, तो पे के अंदर अगर तो आप स्पेसिफिकली किसी पर्सन का नाम लिख देते हैं तो वो फिर ऑर्डर चेक बन जाता है। ऑर्डर चेक का मतलब ये होता है कि खास स्पेसिफिकली जिस पर्सन का नाम उसके ऊपर मेंशन है वही पर्सन उस चेक के ऊपर पैसे रिसीव कर सकता है, और कोई पर्सन उस पर चेक रिसीव नहीं, पैसे रिसीव नहीं कर सकता। और अगर उसके अंदर हम कुछ भी ना लिखें, उसको ब्लैंक छोड़ दें, ठीक है जी। तो ब्लैंक छोड़ने का मतलब ये होता है कि वो चेक क्या बन गया? बेयरर चेक बन गया। बेयरर टाइप ऑफ चेक के अंदर आती है, दैट इज कॉल्ड बेयरर चेक। बेयरर का मतलब इसमें ये होता है कि ओपन की बात है कि बेयरर चेक मींस कि जिसके पास होगा वो उस चेक को क्या करवा सकता है? कैश करवा सकता है। दैट इज कॉल्ड बेयरर चेक। और फिर इसी तरह से अगर हम उस चेक के कॉर्नर पे दो लाइंस ड्रॉ कर दें, पैरेलल क्रॉस लाइंस होती हैं दो, ठीक है जी। अगर वो दो लाइन ड्रॉ कर दिए जाए तो ये क्रॉस चेक बनता है। अब क्रॉस चेक का एक फीचर सबसे बड़ा इसमें ये आ जाता है कि क्रॉस चेक की पेमेंट बाय कैश काउंटर पर नहीं की जाती। क्रॉस चेक हमेशा अकाउंट टू अकाउंट पेमेंट ट्रांसफर होती है। अब वो चेक जो पर्सन भी जाके जमा करवाएगा तो उसको कैश नहीं मिलेगा, बल्कि वो उस चेक को अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाएगा। और अकाउंट टू अकाउंट क्या होती है? पैसों की ट्रांसफर होती है। इसको हम किस चीज का नाम देते हैं? दैट इज कॉल्ड क्रॉस चेक, ठीक है जी। अब क्रॉस चेक के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स आ जाती है, क्रॉसिंग ऑफ द चेक्स की भी डिफरेंट टाइप्स है, लेकिन इसको वहां पे हमें डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है। मेन चीज ये है। अब अगर इसको बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ हम बात करें तो डिफरेंस की बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास एक डिफरेंस ये भी आता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रो नोट उसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। वो ओपन पेज के ऊपर लिख के उसको रजिस्टर करवाया जा सकता है, उसके ऊपर स्टैंप यानी टिकट्स लगवा के उसको हम रजिस्टर कर लेते हैं। लेकिन जो हमारा चेक है ये प्रॉपरली क्या है? हमारे पास एक प्रिंटेड फॉर्मेट होता है, प्रिंटेड फॉर्म होता है चेक का, दैट इज गिवन बाय द बैंक, जो बैंक की तरफ से हमें दिया जाता है, और उसके ऊपर हमने ये काम सारा करना होता है। इसको फिर हम क्या नाम देते हैं? चेक का नाम इस पे दे दिया जाता है। क्लियर होगी बात जी? तो ये थी हमारे पास चेक की डिस्कशन भी हो गई।
और पार्टीज के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पार्टीज में याद रखिएगा कि कौन कौन सी पार्टी किस किस में इन्वॉल्व होती है। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर मैंने आपके साथ 3 पार्टीज की बात की है, जिसमें नंबर 1 ड्रॉर है, नंबर 2 ड्रॉई है, और नंबर 3 उसमें कौन सी इन्वॉल्व होती है, मेजर पार्टी पेई के नाम से भी आता है, पेई भी आ जाता है। आप फिर अगर एंडोर्स करते हो तो एंडोर्सर भी आ जाता है, उसमें शामिल हो जाता है, एंडोर्सी भी शामिल हो जाता है। तो ये सारी पार्टीज उसमें शामिल होती हैं। प्रो नोट के अंदर दोनों पार्टी सिर्फ यही होती हैं कि जो प्रॉमिस बना रही होती है, डेटर एंड क्रेडिटर का रिलेशन होता है। चेक की अगर हम बात करते हैं तो बैंक एंड कस्टमर की बात करते हैं, या बैंक एंड अकाउंट होल्डर की हम बात करते हैं तो उसमें भी वही होता है सर। ये हमारे पास वर्किंग आती है इन तीनों पार्टीज के रेफरेंस से, ठीक है जी। बाकी मेजर डिस्कस करने वाला पॉइंट इसमें ऐसा कोई नहीं है हमारे पास। अब बाकी आप लोग इसको पढ़ सकते हैं खुद से। अब इसमें 2-3 चीजें आपको डिसऑनर के रेफरेंस से बता देता हूं कि चेक की डिसऑनरिंग जब होती है हमारे पास, तो उसके मॉड्स ऑफ डिसऑनर्स हमारे पास क्या क्या है, किन किन बेसिस के ऊपर चेक डिसऑनर होता है और किन किन बेसिस पर नहीं होता है। सबसे पहली बात तो ये बताता चलूं कि चेक का टाइम पीरियड कितना होता है। नॉर्मली हमारे जो चेक के जो टाइम होता है वो भी 3 साल का होता है, लेकिन 3 साल के चेक के टाइम पीरियड के बाद उसमें फिर एक पॉइंट ये भी आ जाता है कि 6 माह के बाद, आजकल की जो हमारी बैंकिंग है, प्रैक्टिकल लाइफ की बात भी आपके साथ शेयर कर देता हूं कि प्रैक्टिकल लाइफ में फिर ये होता है कि 6 माह के बाद बैंक क्या करता है कि उसके ऊपर क्वेश्चन रेज करना शुरू कर देता है। और किस चीज के क्वेश्चन के, बैंक उसको पहले वेरीफाई करेगा किससे, अकाउंट होल्डर्स, कि आपका चेक मुझे बड़े अरसे के बाद 6 माह के बाद मुझे आपका चेक आ रहा है, तो क्या मैं उसके ऊपर पेमेंट करूं या ना करूं। लेकिन प्रैक्टिकली बाय लॉ, जैसे हमने बात की थी उसने लिमिटेशन एक्ट की बात की थी, तो उसी तरह से हमारा इसकी भी एक टाइम पीरियड होता है। और वो टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मली बाय लॉ 3 साल का टाइम पीरियड होता है चेक का, कैश करवाया जा सकता है, अनटिल अनलेस कि उस चेक को बाय द अकाउंट होल्डर उस चेक को कैंसिल ना करवा दिया जाए। अकाउंट होल्डर अगर उस चेक को कैंसिल करवा देता है तो फिर वो चेक कभी भी हमारा जो है ना वो कैश नहीं हो सकता। ठीक हो गया जी, इसकी हम बात करें। उसके बाद आगे चलते हैं जी, कुछ चीजें आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि जिस बेसिस के ऊपर चेक को क्या कर दिया जाता है, डिसऑनर कर दिया जाता है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमारे पास अगर अकाउंट में पैसे नहीं है, ठीक है जी, या उसके बाद अब चेक के ऊपर आपने देखा है कि पैसे अमाउंट में भी लिखे जाते हैं और वर्ड्स में भी लिखे जाते हैं। तो इन द अमाउंट और वर्ड्स में अगर आपस यानी कि फिगर और वर्ड्स में अगर वो आपस में चेंज आ जाए वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होता। सिग्नेचर मैच नहीं करते, एक्सेप्टेबल नहीं होता। अकाउंट में इतने पैसे नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं होता। चेक टॉर्न्ड है, फटा हुआ है चेक कहीं से, या उसके ऊपर एक मेजर मड है, मड स्पॉट से कहते हैं कि उसमें कोई दाग लग गया है, या ऐसा दाग लग गया है कि जिसमें चेक की विजिबिलिटी का फैक्टर आ जाता है कि विजिबल प्रॉपर नहीं हो रहा, उसकी राइटिंग वगैरह की प्रॉब्लम है, उस केस में भी चेक को क्या कर दिया जाता है, डिसऑनर कर दिया जाता है। चेक की डेट अगर हमने अभी टाइम से पहले की डेट है, अगर आप चेक बैंक के पास ले जाते हैं तो बैंक उस चेक को भी कैश नहीं करता, ठीक है, डेट के ऊपर भी फैक्टर आता है। या अगर चेक के ऊपर किसी भी किस्म की कोई ऑल्ट्रेशन की गई है और उस ऑल्ट्रेशन को दोबारा ऑथराइज नहीं किया गया। अब ऑथराइज किस तरह से होता है कि चेक के ऊपर जो ऑल्ट्रेशन होती है, जहां पर आपने चेक पे चेंज करना है, तो जो अकाउंट होल्डर है जिसका वो चेक है, वो उस ऑल्ट्रेशन के साथ वहां पर एक और साइन करेगा। सपोज दैट कि मैंने अगर डेट डालनी थी, मैंने मंथ लिखना था 8वां और मैं उसमें मंथ लिख गया 9वां, ठीक है जी, इसका मतलब अगर मुझे वापस 8th मंथ उसके ऊपर करना है तो मुझे वहां पर फिर क्या करना पड़ेगा, अपने सिग्नेचर दोबारा से उस चेंजिंग के साथ भी करने पड़ते हैं जाके। इसी तरह से अगर मैंने अमाउंट चेंज की है तो अमाउंट के ऊपर भी साइन चेंज करने पड़ेंगे। और वट एवर द ट्रांजेक्शन यानी कि फैक्टर्स जितने भी हैं वो सारे हमें क्या करने पड़ेंगे, ऑथराइज करने पड़ते हैं। और अगर चेंजेस ऑथराइज ना हो तो बैंक उस चेक को क्या कर देता है, डिसऑनर कर देता होता है। क्लियर होगी बात जी? चलिए जी, तो मेजर मेजर पॉइंट्स हमारे ये चेक के भी आपके साथ क्लियर अप हो गए। अब बाकी इसमें जो चीजें हैं वो आप लोग खुद से गो थ्रू कर लीजिएगा। बुक आपके पास कोई भी बीकॉम लेवल की आप लोग उठा लीजिएगा, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एक दफा आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा, उसमें इंशाल्लाह ताला काफी हद तक चीजें आपकी कवर अप हो जाती। ठीक हो गया जी। अब हम आगे चलते हैं, कैरेज की बात करते हैं। अब कैरेज हमारे पास क्या चीज है, अब उसके ऊपर आते हैं। कैरेज ऑफ गुड्स, चीजों का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना। अब इसमें तीन फैक्टर्स हमारे पास आ जाते हैं। बाय सी, समुद्री रास्ते से चीजों का ट्रांसफर होना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बाय रोड, ठीक है जी, हमारा खुश्की का रास्ता। और बाय एयर। अब इसकी डिस्कशन, अब बाय एयर जो है वो हमारे कोर्स लेवल में इसकी डिस्कशन नहीं है। बाय रोड की हम थोड़ी सी बातें डिस्कस करेंगे और बाय सी की बातें आपके साथ इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया जी। अब कैरेज के अंदर कोई स्पेसिफिक एक लॉ नहीं है, इसमें डिफरेंट लॉज हमारे पास आते हैं जी, जो हम लोगों ने इसमें साथ लेकर चलने होते हैं। अब इसमें जो इंडियन बिल्स लैंडिंग एक्ट होता है जो नॉर्मली अप्लाई किया जा रहा है बाय सी के अंदर, ठीक है जी, ये लैंडिंग एक्ट का नाम इसको दिया जाता है जी। और लैंडिंग एक्ट हमारे पास इसकी डेट कौन सी है, 1856 की डेट है जिसके ऊपर हम ये बात करते हैं। और इसके साथ साथ हमारे इसमें जो स्पेसिफिकली
बाय सी है, यानी कि लैंडिंग एक्ट तो ये हमारे पास आता है ना कैरेज ऑफ गुड्स में, और जो बाय सी का स्पेसिफिक लॉ है वो 1925 का एक्ट है। ठीक हो गया जी। बाय सी का जो लॉ है वो 1925 का एक्ट है जिसके ऊपर हम लोगों ने बात की है। और इसी के साथ साथ एक शिपिंग एक्ट है, वो भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। शिपिंग एक्ट 1958 एक ये भी प्रैक्टिस में इस वक्त चल रहा है। और इसी के साथ साथ मेरीन इंश्योरेंस एक्ट, समुद्री इंश्योरेंस जो होती है वो 1963 का एक्ट है। ये डिफरेंट लॉज हैं जो हमारे पास प्रिवेल करेंगे। दोबारा से रिपीट कर दूं, लैंडिंग एक्ट 1856 ये तो कैरेज के साथ डायरेक्टली बिलोंग करता है। लेकिन बाय सी की अगर हम बात कर रहे हैं तो बाय सी में हमारे पास स्पेसिफिकली 3 लॉ है जिसको हम डील करते हैं। एक हमारे पास बाय सी एक्ट 1925 का है, एक शिपिंग एक्ट हमारे पास जो है वो 1958 का है, और एक मेरीन इंश्योरेंस एक्ट 1963 का है जिसके ऊपर हम लोगों ने ये बात करनी होगी। क्लियर होगी बात बेटा जी? अब इसमें जब हम लोगों ने चीजें भिजवानी होती हैं बाय सी, तो इसमें एक टर्म यूज की जाती है दैट इज कॉल्ड चार्टर पार्टी। अब चार्टर पार्टी का मतलब क्या चीज है जी? चार्टर पार्टी इज अ डॉक्यूमेंट। बेसिकली आपने अक्सर अपनी रूटीन लाइफ में सुना है कि एक प्लेन आपने शिप चार्टर करवाया। चार्टर करवाने का मतलब ये होता है, चार्टर प्यारा या चार्टर शिप की बात करते हैं कि आप पूरा का पूरा शिप अपने पर्पस के लिए आप हायर कर रहे हैं। पूरा का पूरा शिप क्या कर रहे हैं आप अपने पर्पस के लिए हायर कर रहे हैं। अब उसमें दो चीजें मैटर कर रही होती हैं कि बाजू का ऐसा होता है कि आपने शिप को टाइम फॉर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड आपने हायर किया कि इतने टाइम तक ये शिप मेरे पास है। अब उसमें डेस्टिनेशन आप आपकी मर्जी है कि आप उस शिप को कहाँ कहाँ लेकर जाते हैं, ये भी आपके पास ऑप्शन है। और टाइम के साथ साथ उसमें स्पेसिफिक एरिया जो है, स्पेसिफिक कंट्री के लिए भी आप उसको हायर कर सकते हैं कि आप उसमें टाइम मेंशन नहीं करते लेकिन आप उसमें स्पेसिफिक कंट्री मेंशन करते हैं कि जी मुझे इस कंट्री में माल लेकर जाना है, तो उसकी भी बात होती है। इसका मतलब फिर हमारी जो कमिटमेंट है चार्टर पार्टी के थ्रू, जो हमारी कमिटमेंट है कि पहली बात तो ये है कि हमने इसमें पूरा का पूरा शिप हायर करना होता है। और पूरा शिप हायर करने के साथ साथ वो शिप जो हमारी हायरिंग होती है वो टाइम बेस्ड भी हो सकती है, और उसके साथ साथ हमारी हायरिंग जो होती है वो क्या लोकेशन बेस्ड हायरिंग भी हमारे पास इसमें हो सकती है। क्लियर होगी बात जी? अब इसमें जो टाइप मैंने आपको बताई है ये दो टाइप्स इसकी बनती हैं। जहां पर हम लोकेशन बेस्ड कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड वॉयज। ठीक है जी, वॉयज कहा जाता है इसको, WO VOYAGE, वॉयज चार्टर। और अगर टाइम के रेफरेंस से किया तो मैंने उसके लिए आपको बता दिया कि दैट इज कॉल्ड टाइम चार्टर। उसको हमने क्या नाम दे दिया? टाइम चार्टर का नाम दे दिया। खैर होगी बात जी? तो ये हमारे पास इसमें दो चीजें आती हैं इस रेफरेंस से। अब उसके बाद आगे होता क्या है कि इसमें लिखा क्या क्या कुछ जाता है, बड़ी सिंपल सी बात है। उसमें सारी चीजें उसमें डिटेल में मेंशन की जाती हैं। सबसे पहली बात की पार्टी का नेम क्या है, किस पर्पस के लिए इसको हायर किया जा रहा है, अगर हमने को माल लेकर जाना है तो माल की स्पेसिफिकेशंस क्या है, उस माल की नेचर क्या है, उस माल की पैकिंग स्टाइल क्या है, उस माल के ऊपर हमारा पैकिंग मार्क कौन सा है, हमारा ट्रेड मार्क वगैरह को अगर है तो वो भी इसमें मेंशन किया जाता है। उस माल का वेट कितना है, उस माल की कंडीशन कैसी है, बाय लॉ क्या वो परमिशन है उसके लिए जाने की या नहीं, वो भी इसके ऊपर मेंशन की जाती है। पैकिंग के बारे में मैंने बात कर ली कि पैकिंग किस तरह से इसके ऊपर हुई है, कि पैकिंग फिजिबल है या नहीं है, उस चीज की भी डिस्कशन इसके अंदर आ जाती है। तो ये सारी की सारी बातें फिर उसके ऊपर लिखी जाती हैं। सिंपली वी कैन से दिस कि ये एक बाकायदा तौर पर कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके दरमियान, दो पार्टीज के दरमियान। जो एक तो वो जिनका शिप है जिसको आप कैप्टन का नाम भी दे सकते हैं या शिप ऑनर जो भी है, और दूसरा पार्टी वो पर्सन जो उसको ले जाना चाह रहा है। ये इन दोनों के दरमियान एक बाकायदा तौर पर कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसको हम किस चीज का नाम देते हैं? चार्टर पार्टी का नाम दे दिया जाता है। अब चार्टर पार्टी के साथ साथ बाय सी के अंदर एक और टर्म आती है बिल ऑफ लीडिंग के नाम से। ठीक है जी। अब बिल ऑफ लीडिंग कैसे कहा जाता है? अब यहाँ पर आपने कंप्लीट शिप हायर नहीं करना, बल्कि आपने शिप नहीं, एक शिप ऑलरेडी डिसाइडेड है कि शिप ने यहाँ से यहाँ जाना है और आप उसमें अपना भी सामान रखवाना चाहते हैं, और उस शिप में आपके अलावा और 20 लोगों का उसमें सामान अवेलेबल है, तो उसमें आपने फिर अपना भी सामान रखवाना है। तो उस वक्त जो डॉक्यूमेंट बनता है उसको आप किस चीज का नाम देते हैं? बिल ऑफ लीडिंग का। यू कैन से दिस कि ये एक रसीद होती है। ये तो बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट था, और ये क्या है? ये एक बाकायदा रसीद है किस चीज की? कि जो माल आपने लोड करवाया उसके ऊपर, अब उस चीज की रसीद होती है। और फिर कोई बात करूंगा कि इसके ऊपर भी वो सारी डिस्क्रिप्शन होती है कि आपका नाम, आपने माल क्या लोड करवाया है, उस माल की डिस्क्रिप्शन क्या है, उसकी पैकिंग कैसी है, उस माल में चीजें कौन सी हैं, उसका वेट कितना है, उसका जनरल वो वॉल्यूम कितना है, ये सारी चीजें फिर उसके अंदर मेंशन की जाती हैं। तो उस डॉक्यूमेंट को फिर आप क्या नाम देते हैं? बिल ऑफ लीडिंग का उसमें नाम दे रहे होते हैं। ठीक है जी। दोनों का डिफरेंस मैंने मेजर मेजर आपके साथ हाईलाइट कर दिया। तो ये हमारे पास मेजर चीजें किसमें आती हैं? बाय सी के अंदर। पॉइंट याद रखिएगा, चार्टर पार्टी और बिल ऑफ लीडिंग मेजर डिस्कशन हमारी इसी के अंदर आती है। और मैंने उसको बता दिया आपको कि चार्टर पार्टी के जो दो टाइप्स मैंने आपको बता दी कि इसमें एक वाइट चार्टर है और एक उसके साथ टाइम चार्टर है।
और बिल ऑफ ट्रेडिंग की कोई टाइप नहीं होती, क्योंकि वो सिंपली एक रसीद है कि जब आपने शिप में माल लोड करवाया तो उसके ऊपर बात होती है, और उसमें आपका जो फेयर डिसाइड होता है, और इसके दरमियान जो भी आपका किराया डिसाइड होता है उस किराए को बिजनेस लैंग्वेज में फ्रेट का नाम देते हैं, क्योंकि जो समुद्री रास्ते का किराया होता है दैट इज कॉल्ड फ्रेट। ठीक है, अकाउंटिंग के अंदर भी हम अक्सर ये फ्रेट चार्जेस का नाम से एक्सपेंस पढ़ते हैं। तो वो जो फ्रेट चार्जेस है हमारे, वो बेसिकली इस पूरी के पूरे डिस्कशन के अंदर आपके पास आते हैं। क्लियर होगी जी? तो ये हमारे पास बाय सी की बात आ गई। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं जी आपकी किसी भी किस्म की? तो ऑलमोस्ट हमारे पास ये डिस्कशन थी बाय सी के रेफरेंस से। ठीक हो गया जी? अब इसके साथ अगर हम आगे चलते हैं, सी के बाद हमारी जो अगली डिस्कशन है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा जी जरा। चलिए, अब बाय रोड की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास 1865 का लॉ है। ठीक है जी, बाय रोड के अंदर जो है वो 1865 का लॉ है। अब बाय रोड में नॉर्मली हम जो डिस्कस करते हैं चीजों के अंदर, अब उसमें प्राइवेट कैरियर एंड कॉमन कैरियर की डिस्कशन की जाती है। अब कैरियर की डिस्कशन होती है, क्योंकि बाय रोड जो डिस्कशन है वो कैरियर के रेफरेंस है, क्योंकि एयर हमारे कोर्स में नहीं है, मैं उसको यहाँ से मिटा रहा हूँ। अब जरा इसको ध्यान से देखिएगा कि कैरियर, जिसमें हमारे पास एक कौन है, कॉमन कैरियर, और एक हमारे पास कौन सा है, प्राइवेट कैरियर। अब कॉमन कैरियर और प्राइवेट कैरियर हैं, ये दोनों कैरियर दोनों ही क्या करते हैं, चीजों को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर करते हैं और इसके हिसाब से रेमुनरेशन चार्ज करते हैं। लेकिन इनकी नॉर्मली जो शिफ्टिंग है वो किसके अंडर होती है आपकी, अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू बाय रोड आपकी शिफ्टिंग जो है ना, शिफ्टिंग उसके ऊपर ये बात आती है। अब कॉमन कैरियर और प्राइवेट कैरियर का डिफरेंस भी आपके साथ यहाँ पे क्लियर करता चला जाऊँ कि कॉमन कैरियर जिसे कहा जाता है, प्राइवेट कैरियर, इसको समझने के लिए आप आसान बात ये कर सकते हैं कि जो आपकी रूट बसेस चलती है, ये आपका कॉमन कैरियर है। और जो प्राइवेट कैरियर होता है वो प्राइवेट है, यानी कि आपकी जो आप रूटीन ऑटो वगैरह करवा लेते हैं, जो उबर वगैरह आप करवा रहे हैं आजकल, वो भी किस में आ जाती है, प्राइवेट कैरियर के अंदर आ जाती है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन कैरियर के अंदर रूट ऑलरेडी डिसाइडेड है, और जो पर्सन अपने आप को कैरी करवाना चाह रहे हैं, सामान कैरी करवाना चाहते हैं, तो आप उसमें ही क्या कर सकते हैं कि अपने पास से उसको डायरेक्शन, उसका रूट चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद अगली बात करते हैं, अगर फेयर की बात करते हैं तो फेयर उनका डिसाइडेड फेयर है, और अगर उन्होंने डिस्काउंट देना है तो वो कलेक्टिवली सारा डिस्काउंट सबके लिए होता है। ऐसा नहीं होता है कि इसमें किसी स्पेसिफिक पर्सन को फेवर दे दी जाए, स्पेसिफिक पर्सन को फेवर ना दी जाए। लेकिन प्राइवेट कैरियर के अंदर आपको पहले बता दिया कि आपकी दोनों की आपस में म्यूचुअल नेगोशिएशन, रूट आपका अपना, डायरेक्शन आपकी अपनी, फेयर उसमें आपका अपना, उसमें कोई डिस्कशन नहीं। और कॉमन कैरियर, इसके अंदर कभी भी रिफ्यूज नहीं कर सकता आपकी चीजों को कैरी करने के, विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजन दैट इज परमिटेड बाय लॉ। अगर लॉ की तरफ से कुछ रीजंस परमिटेड हैं कि जिसमें कॉमन कैरियर रिफ्यूज कर सकता है चीजों को कैरी करने के लिए, उसमें दो तीन रीजंस आपको मेजर मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। कि अगर आप उसको किसी रॉन्ग डायरेक्शन की चीजें दे रहे हैं, यानी कि अगर उसका रूट बनता है नॉर्थ साइड का और आप उसको ईस्ट साइड की चीजें देते हैं, या वेस्ट साइड की चीजें आप दे रहे हैं, तो उसके पास पूरा राइट है कि उसको क्या कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है। या आप उसको कोई ऐसी चीज कैरी करने के लिए दे रहे हैं जो वो लोग अपने लॉ के मुताबिक वो कैरी नहीं करते, तो उसके ऊपर भी उसके पास रिफ्यूज करने का राइट होता है। या आप उसको प्रॉपर रेमुनरेशन पे नहीं कर रहे, उसके ऊपर भी वो रिफ्यूज करने का राइट रखता है। अगर उन चीजों को आपने प्रॉपर पैक नहीं किया, प्रॉपर पैकिंग ना होने की वजह से वो उसके पास भी पूरा राइट है। या अगर वो चीजें कुछ ऐसे नेचर की हैं कि वो क्या हो सकती हैं, एक्सप्लोसिव नेचर की हैं, ठीक है जी, वो हमारे पास एक्सप्लोसिव नेचर का मतलब है कोई नुकसान दे सकती हैं, व्हीकल को नुकसान दे सकती हैं, तो इसका मतलब है उसमें भी वो क्या कर सकता है, रिफ्यूज करता है। तो ये वो स्पेसिफिक कुछ रीजन है जिसके ऊपर कॉमन कैरियर राइट रखता है रिफ्यूज करने का। अदरवाइज कॉमन कैरियर हैव नो राइट टू रिफ्यूज द गुड्स के वो चीजों को रिफ्यूज करते हैं। लेकिन प्राइवेट कैरियर में he have a complete right to refuse without any reason, क्योंकि प्राइवेट है, उसकी अपनी वर्किंग है, वो चाहे चीजें कैरी करे या चाहे वो चीजें कैरी ना करे, इट बट टोटली डिपेंड ऑन दैट पर्सन, वो उसके ऊपर बात करता है। तो ये हमारे पास मेजर डिस्कशन किसके ऊपर आती है, बाय रोड के रेफरेंस से कॉमन कैरियर और प्राइवेट कैरियर की हम बात कर रहे हैं। अब इसके साथ कुछ हमारी रेलवे की डिस्कशन भी आती है, तो रेलवे की डिस्कशन जो कि आप यहाँ पे हम बाउंड डिस्कस नहीं करेंगे, मैं इसके कुछ डाटा आपके साथ शेयर कर दूंगा जरा सॉफ्ट फॉर्म में आप लोगों के लिए, इस पूरे कैरेज के रेफरेंस है, उसको फिर आप एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें छोटे छोटे से टर्म्स हैं, इंशाल्लाह आपको मेरी काफी आसान है। फर्दर उसको पढ़ने के बाद अगर कोई क्वेश्चन भी होगा तो उसको आप मेरे साथ शेयर कर लीजिए। ठीक हो गया जी? तो मेरे ख्याल से आज हमारा कैरेज के रेफरेंस से काम कंप्लीट, और ऑलमोस्ट हमारा लॉ का वो सारा फैक्टर जाना सेक्टर कंप्लीट हो गया। क्योंकि नॉर्मली पास पेपर का भी अगर आप एनालिसिस करके चलते हैं तो जो मेजर क्वेश्चन होती है हमारी, वो सारी की सारी कॉन्ट्रैक्ट के रेफरेंस, तो कॉन्ट्रैक्ट हमने काफी डिटेल डिस्कस कर लिया, लेकिन उसके साथ साथ अलाइड टॉपिक्स जो थे वो भी हम लोगों ने कवर अप कर लिए। तो इंशाल्लाह ताला जी अब मंडे वाले दिन से हम अपना एक नया सब्जेक्ट पे काम करेंगे। सब्जेक्ट कौन सा है मैं उसको थोड़ा सा काम करके होप सो कि कल या परसों तक मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा आप लोगों को।
कि हमने किस सब्जेक्ट के ऊपर मंडे से काम करना है। खैर होगी बात। तो यहाँ तक हमारा आज बिजनेस लॉ ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और होप सो इंशाल्लाह ताला हमारा कोई भी क्वेश्चन पेपर में मजीद ऐसा नहीं आएगा कि जितना हमने पढ़ा वो उससे बाहर होगा। ठीक है, पास पेपर हम साथ साथ टच करते रहेंगे, उसको आपको बता दूंगा किस तरह से हमें देखना है उसको। 17 के पेपर का अगर आप सिर्फ टेक्स्ट का पोर्शन देख लें एक बार, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे के पूरे टेक्स्ट के पेपर में पूरे टेक्स्ट के एमसीक्यूज भी कोई ऐसा एमसीक्यूज नहीं था कि जितना हमने पढ़ा हम उसमें कवर ना कर पाए, सारा का सारा उसमें हमने कवर कर। और अब जो लॉ का भी हमने पढ़ लिया, इसको भी अब हम पास पेपर के साथ कंपैरिजन करके तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन सेशन की तरफ, अगर प्रॉब्लम आती है